सोचिए, हिंद महासागर में दुश्मन के जहाजों को बिना अपनी मौजूदगी बताए निशाना बनाने वाली 6 ऐसी पनडुब्बियां भारत को मिलने जा रही हैं, जो कई दिनों तक पानी के अंदर छिपी रह सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल क्या, भारत और जर्मनी के बीच होने वाली करीब 9 अरब डॉलर की यह डील हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत का पूरा समीकरण बदल सकती है। लेकिन इस डील में जितना बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है, उतना ही बड़ा एक राजनीतिक खतरा भी छिपा हुआ है। क्योंकि भारत जिस देश से ये पनडुब्बियां लेने जा रहा है, वही जर्मनी भविष्य में भारत की रणनीतिक नीतियों से असहमत होकर स्पेयर पार्ट्स या तकनीकी सपोर्ट रोक दे तो क्या होगा। आज की इस रिपोर्ट में जानिए भारत की इन 6 नई पनडुब्बियों की पूरी कहानी। भारत और जर्मनी के बीच लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर की एक बड़ी रक्षा डील जल्द साइन होने की उम्मीद है। इस डील के तहत भारत जर्मनी की थिसनक्रुप मरीन सिस्टम्स यानी टीकेएमएस से 6 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां खरीदेगा। सबसे खास बात यह है कि ये पनडुब्बियां सिर्फ जर्मनी में बनाकर भारत को नहीं दी जाएंगी। इनका निर्माण भारत में ही मुंबई स्थित मजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के जरिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ किया जाएगा। यानी इस सौदे का मकसद केवल पनडुब्बियां खरीदना नहीं, बल्कि भारत में इनके निर्माण की क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता को भी बढ़ाना है। अगर यह डील पूरी होती है तो इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना जा सकता है। हालांकि भविष्य में फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों का संभावित सौदा करीब 34 अरब डॉलर का हो सकता है, जो इससे काफी बड़ा होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75। यह योजना कोई नई योजना नहीं है। भारत में पारंपरिक पनडुब्बियों की नई पीढ़ी तैयार करने की योजना 2 दशक से ज्यादा समय से चर्चा में रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए कई विदेशी कंपनियों के बीच मुकाबला हुआ। रूस, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और स्पेन की कंपनियां भी इस प्रक्रिया में शामिल थीं। लेकिन आखिरकार टीकेएमएस का प्रस्ताव कीमत और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर बेहतर माना गया। अब अगर यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो भारत को लंबे इंतजार के बाद अपनी पारंपरिक पनडुब्बी क्षमता को मजबूत करने का बड़ा मौका मिलेगा। अब सवाल है कि भारत को इन 6 पनडुब्बियों की इतनी जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय नौसेना की मौजूदा पारंपरिक पनडुब्बियों की उम्र। भारतीय नौसेना की कई एसएस के यानी कन्वेंशनल सबमरीन्स काफी पुरानी हो चुकी हैं। इनमें से बड़ी संख्या की उम्र 25 साल से ज्यादा हो चुकी है। भारत ने 1999 में एक 30 साल की सबमरीन बिल्डिंग प्लान बनाई थी। इसका लक्ष्य था कि भारत को कुल 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स हासिल हों। लेकिन लंबे समय के बाद भी इस लक्ष्य के मुकाबले भारत के पास काफी कम नई पनडुब्बियां पहुंच पाई हैं। यही वजह है कि नौसेना की अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी को तेजी से मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। यहां एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। अरिहांट क्लास के जरिए भारत ने न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी में अपनी क्षमता साबित की है। लेकिन कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के क्षेत्र में भारत अभी भी विदेशी तकनीक पर काफी निर्भर है। यानी भारत के पास परमाणु पनडुब्बी डिजाइन और निर्माण का अनुभव बढ़ रहा है, लेकिन कन्वेंशनल सबमरीन डिजाइन में अभी भी बड़ी तकनीकी चुनौती मौजूद है। यही कारण है कि एक छोटी कन्वेंशनल सबमरीन की लागत भी कई बार बेहद ज्यादा हो सकती है। अब आते हैं इस डील के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। टीकेएमएस भारत को टाइप 214 फैमिली पर आधारित एक बड़े डिजाइन की पनडुब्बी देने की योजना में है। इस पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत होगी इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी सिस्टम। एआईपी तकनीक कन्वेंशनल सबमरीन को लंबे समय तक पानी के अंदर रहने में मदद करती है। साधारण डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को समय समय पर अपनी बैटरी चार्ज करने और वातावरण से हवा लेने के लिए सतह के करीब या ऊपर आना पड़ सकता है। लेकिन एआईपी सिस्टम की मदद से सबमरीन ज्यादा समय तक अंडर वाटर रह सकती है। इसका सीधा फायदा स्टेल्थ कैपेबिलिटी को मिलता है। यानी दुश्मन के लिए ऐसी पनडुब्बी का पता लगाना और उसे ट्रैक करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है।
इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल केवल निगरानी के लिए नहीं होगा। ये दुश्मन के वॉरशिप्स और मर्चेंट वेसेल्स के खिलाफ टॉर्पेडोज और एंटी शिप मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल हिंद महासागर में एरिया डैनियल मिशंस के लिए किया जा सकता है। मतलब किसी खास समुद्री क्षेत्र में दुश्मन की नौसेना की गतिविधियों को रोकना या उसे आगे बढ़ने से रोकने की क्षमता। अगर इन पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट, सरफेस वॉरशिप्स और दूसरे अंडर वाटर एसेट्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो हिंद महासागर में भारत की मरीन सर्वेलांस और डिटरेंस कैपेबिलिटी काफी मजबूत हो सकती है। इन पनडुब्बियों की संभावित क्षमता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लैंड अटैक। अगर इन्हें लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से लैस किया जाता है तो ये समुद्र के भीतर से तटीय इलाकों में मौजूद महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता हासिल कर सकती है। इसका मतलब है कि सबमरीन सिर्फ समुद्री युद्ध का हथियार नहीं रहेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के जमीन पर मौजूद स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। टीकेएमएस के साथ भारत का संबंध पूरी तरह नया नहीं है। भारतीय नौसेना ने 1980 के दशक में HDW से टाइप 209 सबमरीन हासिल की थीं। HDW बाद में टीकेएमएस का हिस्सा बन गया। इन सबमरीन के साथ भारतीय नौसेना का अनुभव काफी महत्वपूर्ण रहा है और इनमें से कुछ पनडुब्बियां लंबे समय तक भारतीय नौसेना में सेवा देती रही हैं। इस पुराने ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को भी नई डील में एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा सकता है। पहली पनडुब्बी कब मिलेगी? अगर डील जल्द साइन होती है और निर्माण योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो पहली सबमरीन की डिलीवरी में कई साल लगेंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहली पनडुब्बी की डिलीवरी 2030 के दशक की शुरुआत में होने की उम्मीद है। इसके अलावा इस सौदे में भविष्य में 3 और सबमरीन्स खरीदने का विकल्प भी शामिल हो सकता है। यानी शुरुआत 6 से होगी, लेकिन आगे चलकर भारत का सबमरीन फ्लीट और बड़ा हो सकता है। लेकिन असली सवाल, क्या जर्मनी पर भरोसा किया जा सकता है? अब कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हथियारों की खरीद सिर्फ पैसा और टेक्नोलॉजी का मामला नहीं होती। यह एक राजनीतिक फैसला भी होता है। भारत रूस से अपनी डिफेंस डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है और जर्मनी भी भारत के डिफेंस मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। लेकिन इतिहास बताता है कि हथियारों के मामले में राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं। एक उदाहरण के तौर पर जर्मनी ने लंबे समय तक भारत को MP5 सब मशीन गन की बिक्री की अनुमति नहीं दी थी। वहीं कोल्ड वॉर के दौरान पश्चिमी जर्मनी ने पाकिस्तान को G3 राइफल्स और MP5 से जुड़ी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज दी थीं। इस इतिहास की वजह से एक सवाल उठता है, अगर आज जर्मनी भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो क्या आने वाले 30 से 40 साल तक भी ऐसा ही रहेगा? 6 सबमरीन्स खरीदने का मतलब सिर्फ सबमरीन्स खरीदना नहीं है। एक सबमरीन फ्लीट को कई दशकों तक चलाने के लिए स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, अपग्रेड्स, वेपन्स और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है। यानी आज भारत जर्मनी से सबमरीन खरीदेगा, लेकिन उसका ऑपरेशनल रिलेशनशिप कई दशकों तक चल सकता है। अगर भविष्य में किसी जर्मन सरकार और भारत के बीच रणनीतिक मतभेद पैदा हो गए तो थ्योरेटिकल तौर पर सपोर्ट और सप्लाई चेन पर दबाव आ सकता है। यही वह स्ट्रैटेजिक रिस्क है जिसे भारत को डील फाइनल करते समय ध्यान में रखना होगा। एक सुझाव यह है कि भारत केवल कस्टमर बनकर न रहे, बल्कि भारतीय कंपनियों और डिफेंस शिपयार्ड्स की भूमिका को ज्यादा मजबूत किया जाए। उदाहरण के तौर पर मज़ाको डॉक जैसी भारतीय डिफेंस कंपनी को टीकेएमएस के साथ लंबे समय की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में ज्यादा बड़ी भूमिका दी जा सकती है। अगर भारत को टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन इकोसिस्टम में ज्यादा हिस्सेदारी मिलती है तो भविष्य में किसी एक विदेशी कंपनी पर डिपेंडेंसी कम की जा सकती है। सरकार से सरकार अग्रीमेंट कुछ सुरक्षा जरूर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए इंडिजिनस कैपेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण होगी। इस डील का एक और दिलचस्प स्ट्रेटेजिक एंगल सामने आता है। भारत और इजरायल दोनों जर्मन ऑन्डिजन सबमरीन डिजाइन ऑपरेट करते हैं।
इजरायल की डॉल्फिन क्लास सबमरीन भी टीकेएमएस से जुड़ी रही हैं। ऐसे में भविष्य में भारत और इजरायल के बीच सबमरीन मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट और एआईपी टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में कोऑपरेशन की संभावना पैदा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो जर्मन सबमरीन टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द भारत और इजरायल का एक नया स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बन सकता है और इसमें भविष्य में यूएई जैसे दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को भी जोड़ा जा सकता है। अगर भारत को ये 6 आधुनिक एआईपी इक्विप्ड सबमरीन समय पर मिलती है तो इसका असर केवल भारतीय नौसेना तक सीमित नहीं रहेगा। हिंद महासागर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मैरीटाइम रीजन है। यहां से दुनिया के बड़े हिस्से का व्यापार गुजरता है। ऐसे में अंडर वाटर सर्विलांस और स्टील्थ वॉरफेयर कैपेबिलिटी भारत को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे सकती है। दुश्मन के वॉरशिप्स की मूवमेंट पर नजर रखना, महत्वपूर्ण मैरीटाइम रूट्स को मॉनिटर करना और जरूरत पड़ने पर सी डेनियल ऑपरेशंस चलाना, इन सभी क्षेत्रों में सबमरीन फ्लीट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो कुल मिलाकर भारत और जर्मनी की करीब $9 अरब की 6 सबमरीन डील सिर्फ एक हथियार खरीद नहीं है। यह भारत की कन्वेंशनल सबमरीन कैपेबिलिटी को मजबूत करने की कोशिश है। एक तरफ भारत को एआईपी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सबमरीन डिजाइन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा। दूसरी तरफ भारत को लंबे समय तक फॉरेन सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स पर निर्भर रहने का रिस्क भी उठाना पड़ सकता है। यानी असली सफलता सिर्फ सबमरीन खरीदने में नहीं होगी। असली सफलता तब होगी जब भारत इन सबमरीन्स को भारत में बनाए, उनकी टेक्नोलॉजी को समझे, मेंटेनेंस इकोसिस्टम तैयार करे और भविष्य में अपनी अगली जनरेशन की कन्वेंशनल सबमरीन्स खुद डिजाइन करने की क्षमता हासिल करे। अगर भारत ऐसा करने में सफल रहता है तो यह डील सिर्फ 6 सबमरीन्स नहीं देगी, बल्कि भारत को आने वाले दशकों के लिए अंडर वाटर वॉरफेयर में ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या भारत जर्मनी से सिर्फ 6 पनडुब्बियां खरीदेगा या इस डील के जरिए ऐसी सबमरीन टेक्नोलॉजी हासिल करेगा जिससे भविष्य की भारतीय पनडुब्बियां पूरी तरह भारत में डिजाइन और तैयार की जा सकें? आपको क्या लगता है, भारत को जर्मनी पर इतना भरोसा करना चाहिए या सबमरीन टेक्नोलॉजी में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने पर ज्यादा जोर देना चाहिए? तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी रक्षा खबर के साथ। जय हिंद।